हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की मेरी इस वीडियो में। आज मेरा टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप ये कूलाम के नियम का ही एक हिस्सा है। जो कल हमने पढ़ा था आपको, वो कूलाम के नियम का सिंपल रूप था, उसको वहीं से रिमाइंड करते हैं, कल वाले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से देखने का प्रयास कीजिएगा। हमने यहाँ पहला पॉइंट बताया आपको कूलाम के नियम का। कूलाम के नियम में कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, जो बल है, वो क्या किससे दिया जाता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है, सिंपल या सरल रूप भी कह सकते हैं। हम इससे आगे बढ़ते हैं, जहां ε0 एक नियतांक है जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ε0 एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। इसको डिफाइंड कैसे किया जा सकता है, यहां देखिएगा। इसमें दूसरे पॉइंट से मैंने इसको डिफाइंड करने की कोशिश की है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम विच रिड्यूसेस द फोर्सेस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस दैट कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, यानी कि उस माध्यम की उसे क्या कहते हैं? विद्युतशीलता कहते हैं। सिंपली अगर कहा यह जाए कि दो बिंदु आवेशों के बीच यदि कोई माध्यम हम रखते हैं, तो माध्यम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उनके बीच फोर्स की वैल्यू को डिक्रीज कर देती है। उसे माध्यम की क्या कहते हैं बेटा? विद्युतशीलता कहते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट रिमाइंड करा रहा हूं मैं कूलाम्स नियम को दोबारा से, कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच बल का मान किसी अन्य बिंदु आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो तीसरे चार्जेस की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। अब यहां देखिए, कोशिश कीजिए समझने की। मैंने क्या किया, तीन चार्जेस कंसिडर करें, Q1 Q2 Q3। Q1 की पोजीशन O के रेस्पेक्ट में R1 है, Q2 की R2, Q3 की R3 है। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तीसरे चार्ज Q3 के उपस्थिति से अफेक्टेड नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ, Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लग रहा है वेक्टर F12, वो तीसरे चार्ज Q3 की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ चार्ज Q3। इसी प्रकार Q2 और Q3 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वेक्टर F23, ये फोर्स भी Q1 की उपस्थिति पर निर्भर नहीं कर रहा है, और Q1 Q3 के बीच जो फोर्स लगेगा वो भी Q2 चार्ज की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। इससे ये एक्सप्लेन होता है, ये साफ पता चलता है कि द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड्स बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। किसी तीसरे चार्ज की उपस्थिति से दो चार्जेस के बीच जो फोर्स वर्क कर रहा है, जो बल लग रहा है, वो ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, ऐसा ही रहेगा। सिंपली ये समझिएगा। इसके बाद बोर्ड ऑफ एग्जाम में ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ε0 का मान कितना होता है। तो ε0 जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, आप यहां देख सकते हैं, 8.85 10⁻⁻² कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 का मात्रक भी आपसे पूछा जाता है, मैंने ये बताया भी, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम इसे फैरड पर मीटर भी बोलते हैं। कभी कभी ये बुक में लिखा मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलने का, लेकिन याद रखिएगा कि इसको हम फैरड पर मीटर भी कहते हैं। छठा पॉइंट मैंने इसी से निकाला है कूलाम्स लॉ में, कि ε0 की विमा भी पूछी जाती है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो किसी की भी डायमेंशन अगर हमें निकालनी हो तो बेटा न उसके यूनिट से निकालते हैं, मैं तो यूनिट से ही निकालता हूँ। कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम की यूनिट होती है एम्पियर सेकेंड, उसकी विमा क्या होती है? कैपिटल A और कैपिटल T। फोर्स की यूनिट क्या होती है? mLT की घात -2। मीटर स्क्वायर की क्या होगी? L स्क्वायर। यह आ जाएगा A²T² अपॉन mL³ T की पावर -2। इसके बाद ε0 की विमा क्या आ जाएगी हमारी यहाँ? m इनवर्स L³ L की पावर -3 T की पावर 4 A की पावर 2। तो ये इसकी डायमेंशन आ जाती है।
अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमें टॉपिक आज स्टार्ट करना है। हमारा टॉपिक आज का यहां से स्टार्ट होगा, टॉपिक स्टार्ट हेयर। अब देखिए बेटा, हमें किसी भी भौतिक राशि को सदिश रूप में लिखने के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि वेक्टर ए इजकल टू लिखा जाएगा सदिश रूप में वेक्टर ए का परिमाण डॉट एकांक सदिश। तो वेक्टर ए का परिमाण को हम मोड ऑफ वेक्टर ए से शो करते हैं, एकांक सदिश को एन कैप से शो करते हैं। मोड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू को हम ए से शो करेंगे और यहाँ होगा एन कैप। तो मींस यहां से अगर किसी का यूनिट वेक्टर हमें निकालना पड़ जाए, एन कैप इट इजकल टू क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन ए, यानी कि एकांक सदिश इजकल टू क्या होगा, सदिश डिवाइड बाई उस सदिश का परिमाण। ये याद रखने की बात है। अब इस टर्म का यूज किया जाना है किसके अंदर बेटा, किसके अंदर यूज करना है, कूलाम के नियम का सदिश रूप टू रिप्रेजेंट द कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसमें हम करने की कोशिश करेंगे, दिखाते हैं हम आपको दो मेथड बेटा। इसको सिंपली आप कोशिश कीजिएगा कि आपके ये मेथड सबसे इजी पड़ेगा, जो मैं फर्स्ट मेथड दिखा रहा हूं। बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए भी इजी रहता है, मैथ वाले के लिए। फर्स्ट मेथड लिखा मैंने, माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 वायु या निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर है। ये हमें माध्यम यहां बताना पड़ेगा, बिकॉज दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स की वैल्यू है वो मीडियम की प्रेजेंस पर डिपेंड करती है, माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करती है। हमने दो पॉइंट चार्ज कंसीडर करे, Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी r कंसीडर करी है। दोनों चार्जेस को मैंने यहाँ पॉजिटिव माना है, तो यहाँ पे इनके बीच जो फोर्स होगा रिपल्सिव होगा। हमने आपको बताया था कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स का रेशो है वो 1:1 आता है। मीन्स ये है, जितना चार्ज फोर्स इस चार्ज पे लगाएगा, इतना ही फोर्स ये चार्ज इस पर ही लगाएगा, यानी कि दोनों के फोर्स इक्वल होंगे। अब यहाँ पर आते हैं इस पॉइंट पर, तो देखो कूलाम के नियम से, अब हमें कूलाम का नियम लिखेंगे यहाँ मैग्नीट्यूड फॉर्म में, परिमाण रूप में। F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये किस टर्म में बेटा, परिमाण के रूप में। इसे क्या बोल देंगे, समीकरण नंबर 1। अगर हमें सदिश रूप में लिखना है तो हमें चाहिएगा वेक्टर F इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और साथ में यूनिट वेक्टर जो दोनों पॉइंट चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन है उसकी डिस्टेंस का, यानी कि r का हमें क्या चाहिएगा, यूनिट वेक्टर। उसे मैंने नाम दिया है r कैप। ये जो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है इसे, इसको क्या बोलते हैं, r कैप, विच रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर। और चूंकि हमने भी बताया था कि किसी भी भौतिक राशि का यूनिट वेक्टर एकांक सदिश क्या होता है, उस वेक्टर का मान, उस भौतिक राशि के वेक्टर का मान अपॉन उस भौतिक राशि के परिमाण की वैल्यू। तो r कैप इट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, वेक्टर r अपॉन मोड ऑफ वेक्टर r। हमने ये वाली वैल्यू रिप्लेस करी है यहाँ पर, और इससे हमारा फार्मूला बनेगा कि वेक्टर F इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू वेक्टर r अपॉन मोड ऑफ r। बट हम लोगों को मालूम है कि किसी भी वेक्टर का परिमाण, ये क्या है बेटा, यहाँ परिमाण, मोड ऑफ वेक्टर r इट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, स्मॉल r। इसे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे चलते हैं। यहां देखिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा। वेक्टर F इट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, वेक्टर r अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r की r स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारा नया रिजल्ट बन जाएगा वेक्टर F इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r क्यूब। साथ में क्या लिखना पड़ेगा, वेक्टर r। इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो हमने समीकरण 3 निकाली है यहाँ पे, हेयर हम इस रिजल्ट पर पहुंचे कि समीकरण 1 2 3 में से तीनों हालांकि समीकरण किसकी हैं, कूलाम के नियम की समीकरण है, लेकिन इन तीनों कूलाम के समीकरणों में से केवल दो समीकरण, समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3 कूलाम के नियम के सदिश रूप को दर्शाती हैं। यानी कि समीकरण 2 और 3 कूलाम के नियम के क्या है बेटा, सदिश रूप हैं, विच रिप्रेजेंट्स कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये इसका फर्स्ट मेथड है, और मैं ये रिकमेंड करता हूँ, सभी बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि आप इसे तैयार करें, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। थोड़ा ये हायर थिंकिंग ऑर्डर वाले बच्चों के लिए है। सेकंड मेथड,
हमने इसमें क्या करना है कि इसे हम जनरल वे में लेते हैं बेटा, देख सकते हैं हमने 2 पॉइंट चार्जेस Q1, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q1 है A पॉइंट पर, चार्ज Q2 माना मैंने B पॉइंट पर, और इसको मैंने किस में लिया 3D स्पेस में XY प्लेन में लिया हुआ है। Q1 Q2 दोनों के बीच की डिस्टेंस का परिमाण स्मॉल r, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में बिंदु A का विस्थापन सदिश वेक्टर r1 है, मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में बिंदु B का विस्थापन सदिश वेक्टर r2 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बिंदु B से बिंदु A की ओर एकांक सदिश r कैप 21 है, बिंदु A से बिंदु B की ओर एकांक सदिश r कैप 12, यानी कि आप जिधर से फोर्स की डायरेक्शन को शो करेंगे उसी डायरेक्शन से हमने यूनिट वेक्टर माना है। यहाँ पे जो हमने वेक्टर F12 दिखाया है, वेक्टर F12 वो चार्ज Q2 द्वारा चार्ज Q1 पर लगने वाला फोर्स होगा, और जब मैंने यहाँ दिखाया वेक्टर F21 वो चार्ज Q1 द्वारा चार्ज Q2 पर लगने वाला फोर्स होगा। तो यहां आप समझने की प्रयास करेंगे कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखो बेटा, हम मान लेते हैं, डिस्क्राइब कर देंगे कि माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 वायु में बिंदुओं A और B पर स्थित है, A और B पर स्थित है। माना मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदुओं A व B के विस्थापन सदिश वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है। ये बात हम ध्यान रखें। क्या क्या है? माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 वायु में बिंदुओं A और B पर स्थित हैं। माना मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदुओं A व B के विस्थापन सदिश वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है। क्लियर? मैं नेक्स्ट पेज बात करूं। चूंकि Q1 व Q2 दोनों धनावेशत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अब कूलाम के नियम से आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल, आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ये क्या आएगा बेटा? वेक्टर F12 इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²21 कैप यूनिट वेक्टर। मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर आपको कंसीडर करना पड़ेगा वेक्टर r कैप 21 1 इंडिकेट दैट बल का मान बता रहा है। ये वाला जो हम सिंबल ले रहे हैं यहाँ पे वेक्टर F12, इसमें जो 1 है रिप्रेजेंट कर रहा है उस चार्ज के प्लेस को जिस पर दूसरा चार्ज बल लगा रहा है, यानी कि Q1 चार्ज पर चार्ज Q2 द्वारा लगने वाला बल है, और ये इसका एकांक सदिश होगा। एकांक सदिश वर्क करेगा फ्रॉम चार्ज Q2 टू चार्ज Q1, यानी कि Q2 से Q1 की ओर लगेगा। अब इसके बाद इसी प्रकार आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल, आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल इसी प्रकार लिखेंगे सिमिलर वे में। यहां आएगा फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1, वेक्टर F21 का मीनिंग y है, इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²12। अब यहाँ जो 1 2 है, यहाँ देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। ये मूल बिंदु हो गया O, ये हो गया बिंदु A, ये बिंदु हो गया B। मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु A का पोजीशन वेक्टर वेक्टर R1 है, पोजीशन वेक्टर B का वेक्टर R2 है, बट यहाँ A और B के बीच की डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड एक ही रहने वाला है, जैसे हम बार बार दिखा रहे हैं। कभी हम R12 कैपिटल R21, ये मैग्नीट्यूड टर्म है, दोनों की इक्वल वैल्यू को शो करेगा। ये ऐसे ये दोनों वैल्यू इक्वल आएंगे, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ तो r²21 है और यहाँ r²12 है। दोनों बेटा ये मैग्नीट्यूड बराबर हैं, बट इनका जो यूनिट डायरेक्शन है वो दोनों की क्या है, अलग अलग है। ये आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म में चार्ज Q2 पर चार्ज Q1 द्वारा लगने वाला फोर्स वेक्टर F21 इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²12 और r²12। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमने अभी पढ़ा है पीछे कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। चूंकि r कैप इट इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r,
अब इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं मैं वेक्टर आर की, यहां दिखाने की कोशिश की मैंने, एक सिंपल सा लिया यहाँ पे, इसके लिए सिंबल ले लिया ये एक त्रिभुज ओ ए बी जो मैंने पिछली फिगर में बनाया हुआ है एक्स वाई प्लेन में। हम लोगों ने 11वीं में पढ़ा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी इट इज इक्वल टू क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और जस्ट सपोज करो हम ए बी को दिखाना चाह रहे हैं, ए बी को दिखाना चाह रहे हैं R12, तो R12 कैसे लिखना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सिंपली हम इसे याद रख सकते हैं वेक्टर बी का माइनस वेक्टर ए का, वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये इक्वेशन नंबर 3 बनाई मैंने। और दोबारा से हम ले सकते हैं इसी प्रकार, कैसे, दूसरी सिचुएशन में वेक्टर R21, दूसरी सिचुएशन क्या हो गया हमारी, ये वेक्टर R21। तो वेक्टर R21 क्या आएगा, इसी प्रकार ये आएगा वेक्टर R21 R1 वेक्टर माइनस वेक्टर R2, R1 वेक्टर माइनस वेक्टर R2। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास चौथी। अब देखिएगा हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट, कहां थे बेटे, ये फर्स्ट। इस फर्स्ट इक्वेशन में इसे रिप्लेस कराओ और सेकंड इक्वेशन में इसे रिप्लेस कराओ, यानी कि R⁴21 और R⁴12 की वैल्यू हम यहां रखने वाले, यहां रख देंगे, यहां रखिए बेटा। तो ये आ जाएगा वेक्टर R21 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर R21। हम इसे लिख सकते हैं मोड ऑफ वेक्टर R21 इज इक्वल टू R21, बाद में लिख लेंगे। इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी बेटा ये इस तरह से, यहां पे क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन आएगी वेक्टर F21 इट इज इक्वल टू क्या होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर 12 वेक्टर R12। इसी प्रकार दूसरी समीकरण आएगी हमारी वेक्टर F21 इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर R12 की होल पावर क्यूब इंटू वेक्टर R12। तो ये दो इक्वेशन, ये हमारी दो इक्वेशन भी कूलॉम्स नियम के सदिश रूप को डिफाइंड करती हैं, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। इसके बाद हम इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे, हमने इक्वेशन 5 व 6 को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 5 हमने निकाल ली थी बेटा, ये नहीं, इक्वेशन 5 और 6 को किसकी हेल्प से, इक्वेशन 3 और 4 की हेल्प से इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिएगा ये वेक्टर R21 है, वेक्टर R21 को हम लिख सकते हैं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। देखिएगा मैंने वही किया बेटा, वेक्टर F12 इट इज इक्वल टू 1/ε0 Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 की होल पावर क्यूब वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये इक्वेशन 4 से मैंने इसमें वैल्यू रख दी इक्वेशन नंबर 5 में। और दोबारा से देखिएगा बेटा, यहां इक्वेशन 3 से मैंने वेक्टर R12 की वैल्यू रखी है इक्वेशन नंबर 6 में, यहां ये वाली टर्म में। इसको जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो इसके जगह पर ये आ जाएगा, इसके स्थान को ये ले लेगा वेक्टर F21 इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर R2 माइनस मोड ऑफ वेक्टर R1 का होल पावर क्यूब। ये इक्वेशन 7 और 8। आप देखना बेटा, हमारे जो कूलॉम्स नियम के सदिश रूप की समीकरण है, ये यहां से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी, 2 होगी, इसके बाद हमारे 5 होगी, इसके बाद 6 होगी, इसके बाद हमारे पास आई थी 7 होगी और 8 होगी। ये सभी इक्वेशंस कूलॉम के नियम के सदिश रूप को डिफाइन करती हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। देखिए, मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, फिजिक्स बहुत डीपली सब्जेक्ट है, इसको बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। आप धैर्य के साथ इस चैनल के साथ बने रहें। धीरे धीरे वन बाय वन टॉपिक वाइज मैं रोज आपको 1-2 वीडियो अपलोड कराता जाऊंगा और मैं आपका फिजिक्स आसान करने की कोशिश करूंगा। मुझे कम से कम 10 या 12 साल हो गए हैं फिजिक्स पढ़ाते हुए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा।
इसके बाद मैं आपको कुछ रिमार्क देना चाहता हूं कूलाम के नियम के सदिश रूप का भौतिक महत्व। एक छोटी सी बात है कि हमें कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखने का कुछ फायदा हुआ या नहीं। इसे क्या बोलते हैं? इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बोला जाता है कि कूलाम के नियम के सदिश रूप का भौतिक महत्व क्या है, आपसे ये कहा जा सकता है। तो इसमें ये पहला पॉइंट है, 4 पॉइंट है इसके। यह दर्शाता है कि वैद्युत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये पक्की बात है कि दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा की ही दिशा में हमारा बल लगेगा, चाहे वो बल आकर्षण का हो चाहे वो बल प्रतिकर्षण का हो। नंबर 2, दोनों आवेशों के बीच केंद्रीय बल है। दोनों आवेशों के बीच बल कैसा होता है बेटा? केंद्रीय बल होता है, सेंट्रल फोर्सेस होता है। इसकी वजह यह है कि जो बल की जो वैल्यू है वो मिलाने वाली रेखा की अनुदिश या मिलाने वाली रेखा से दूर की ओर होगी, और जो बल की डायरेक्शन है डिसाइड की जाएगी आवेश के सेंट्रल पॉइंट से, इसलिए इन्हें नाम दिया गया है केंद्रीय बल। अर्थात जो केंद्रीय बल होते हैं उन्हें हम संरक्षी बल बोलते हैं। आपको पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल और वैद्युत बल ये कैसे होते हैं बेटा? ये सब संरक्षी बल होते हैं। संरक्षी बल वे होते हैं जो आपस में जब कार्य करते हैं तो उन्हें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा पॉइंट, बल वेक्टर F12 तथा वेक्टर F21 एक दूसरे के समान तथा विपरीत होते हैं। ये कूलाम्स के नियम का जो सदिश रूप में लिखने का सबसे बड़ा फैक्टर है कि दोनों आवेशों पर लगने वाले बल आपस में बराबर और विपरीत होते हैं। बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। इस सिचुएशन को हम किस नियम से डिफाइन करते हैं? न्यूटन्स के 3rd नियम से डिफाइन करते हैं। यह नियम कूलाम का नियम, यानी कि यह नियम किसकी बात चल रही है? कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम न्यूटन के 3रे नियम का पालन करता है। न्यूटन का 3रा नियम आपने पढ़ा था, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अर्थात प्रत्येक क्रिया की समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और इस बात को इसने यहाँ बताया है कि ये दोनों बल एक दूसरे के समान मीन्स इक्वल, बराबर है और विपरीत होते हैं। तो इस दोनों सेंटेंस से एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर दोनों बल आपस में बराबर और विपरीत हैं तो ये न्यूटन के 3रे नियम का पालन करते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो से आपका फिजिक्स कुछ आसान हुआ होगा। जो मुझसे गलती हुई हो उसके लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।